अंतः उपचुनाव में 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसके बाद लगभग तस्वीर साफ सी हो गई है कि कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान है और जो आतिशबाजी चल रही है वो जारी रहनी चाहिए। वहीं नरेश मीणा मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर भ्रष्टाचार की जीत हुई। तो अब कैसे क्या कुछ, क्योंकि देखिए वोट काउंट, जो वोट्स का डिफरेंस है वो अब अगले जो 6 राउंड्स बचे हैं उसमें मेरे को लगता नहीं कवर अप हो पाएगा। तकरीबन 51,012 वोट्स प्रमोद जैन भाया के हैं, नरेश मीणा 39,692, मोरपाल सुमन 38,634, मतलब 11,000 और फिर 14,000, इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो अब क्या कुछ रहा, कैसे नरेश मीणा अचानक से उठकर बाहर आ गए, क्या वो अपनी हार मान ली, स्वीकार कर लिए, 6 राउंड में कुछ नहीं बदलेगा, उसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, रिजल्ट लगभग फाइनल हो चुका है। नरेश मीणा जो मतगणना केंद्र है उससे भी बाहर आ गए और ये सेकंड नंबर पर चल रहे थे। जैसे ही 14 राउंड का रिजल्ट बाहर आया, या लगभग 10-11 हजार की लीड है, तो ये काफी हताशा भरा रहा, जिस कारण वो बाहर आ गए। प्रमोद जैन भाया जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीत रहे हैं, दोबारा वापसी कर रहे हैं, चौथी बार विधायक बनेंगे, इस ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ काउंटिंग और बाकी है, लेकिन जितना फर्क, जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का रिजल्ट नहीं रहा। और नरेश मीणा की संभवतः जो चल रहा है मीडिया में, ये चौथी हार है, निर्दलीय प्रत्याशी। लेकिन उनके जो प्रशंसक हैं वो अभी वहां डटे हुए हैं, लोगों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। ये क्या कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन प्रत्याशी जो होता है उसको डिटेल में पता होता है कि किस क्षेत्र की काउंटिंग अभी रह गई है, तो किस क्षेत्र में मेरे को कितने वोट पड़ सकते हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा ने अपनी फाइनली उन्होंने हार स्वीकार कर ली, उन्होंने मान लिया है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस कार्यालय है, प्रमोद जैन भाया के कार्यालय है, वहां से आतिशबाजी शुरू हो गई है। उनके जो प्रशंसक हैं वो उत्सव मनाना शुरू कर दिए, खुशी और जश्न मनाना शुरू कर दिए कि प्रमोद भाया बन रहे हैं अंता से विधायक। अच्छा सर, आप तो ये बताइए अचानक से गेम चेंज कैसे होगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स में मोरपाल सुमन आगे थे, इतना सब कुछ जो तस्वीर दिख रही थी मोरपाल सुमन आगे चल रहा था, अचानक से गेम कैसे चेंज होगा, थर्ड से फर्स्ट पे पहुंच गए भाया? एग्जिट पोल में थर्ड पे नहीं चल रहे थे, एग्जिट पोल में सेकंड पे चल रहे थे, और कई एग्जिट पोल में थर्ड पे भी थे। लेकिन ऐसा जरूर है, एग्जिट पोल मुख्यतः मोरपाल सुमन को आगे दिखा रहे थे। और एग्जिट पोल जो आप पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए, एग्जिट पोल का अक्सर कर आप पाएंगे कि झुकाव जो रहता है वो सरकार या उस ओर रहता है जिस ओर सत्ता है, सत्ता की ओर झुकाव रहता है, और उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। और विशेष तौर पर भाजपा की ओर भी पिछले गत वर्षों का एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो भाजपा की ओर मुख्यतः झुकाव दिखाई देता है एग्जिट पोल्स का। लेकिन रिजल्ट बड़ा ही डिफरेंट होता है। हरियाणा वाला केस छोड़ देंगे अगर आप, तो लगभग सब केसेस में आप ऐसा ही पाएंगे, एग्जिट पोल मोस्टली भाजपा की ओर झुकाव देता है, रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है कई बार। तो दूसरा जो इस बार देखने को साफ तौर पर दिख रहा है। अच्छा सर, सैनी समाज से आते हैं मोरपाल सुमन, लेकिन फिर भी इतना भारी नुकसान वोटों का कैसे हुआ, क्या समझ में आपकी, कैसे इतना नुकसान हो गया? आप वैसा समझिए, ये जो वोटर है ये डाइवर्ट हुआ है। जो नरेश मीणा का एक वोटर था, नरेश मीणा को जो वोट गया है, और जो मोरपाल सुमन को वोट गया है, वो डाइवर्ट हुआ। जो अपना पुराना वोट था उसको मेंटेन करने में बड़े सफल रहे हैं प्रमोद जैन भाया। और विशेष तौर पर जो कमरलाल मीणा के समय पर जो मीणा वोट, और जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, सैनी माली धाकड़ समाज की, उसको जो कलेक्ट करने में कंवरलाल मीणा सफल हुए थे, मोरपाल सुमन उतना सफल नहीं हो पाए। साथ ही साथ में एक जो उपचुनाव वाली लहर होती है और जो मुख्य चुनाव वाली लहर होती है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, उसका भाया को फायदा मिला है। और विशेष तौर पर जो रिजल्ट के बाद से ही नहीं, पहले से भी लोग चर्चा कर रहे हैं, जो 2222 जोड़ों का वो ब्याह करवाए सर्व समाज का, उसने एक अलग ही इम्पैक्ट डाला पूरे सर्व समाज के ऊपर, और भाया को सारे समाजों से कनेक्ट करने का काम किया है, जिसका उनको विशेष तौर पे इस चुनाव में फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा सर, अभी जो हार हुई है मोरपाल सुमन की, क्या ये एक बड़ी हार वसुंधरा राज्य की नहीं है, उस क्षेत्र की महारानी है वो? जबरदस्त हार हुई है। आप अगर भाजपा के अंदर देखेंगे और कांग्रेस के अंदर देखेंगे तो ये जबरदस्त हार हुई है, क्योंकि हम शुरुआत में भी वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस में नरेश मीणा की राजनीति नहीं, भाजपा और कांग्रेस में जो मुख्य बड़े नेता हैं उनकी निश्चित तौर पर राजनीति का सूर्यास्त हो सकता है। तो वो कौन हो सकता है? अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे। अशोक गहलोत को जिम्मेवारी बन रही थी कि वो जिस समाज विशेष से आते हैं उस समाज के बड़े वोट है, वही किंग मेकर है वहां पर। अगर उतने वोट वो रिटेन करवा पाते अपनी पार्टी के लिए तो ठीक रहेगा। और दूसरा, वसुंधरा राजे वो क्षेत्र की रानी है, राजा दुष्यंत वहां से सांसद, तमाम चीजें हैं उनके जो पक्ष में है। तो
क्या वो रिटेन करवा पाएंगी भाजपा को, उतने वो दिलवा पाएंगी? मेहनत भी खूब की, वसुंधरा राजे कैंप करके वहां पर रही, लगातार मेहनत की, कोशिश की, चुनाव में प्रचार की, लेकिन बावजूद इसके मोरपाल सुमन को विशेष फायदा नहीं दिलवा पाई। लोकल प्रत्याशी होते हुए, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होते हुए, आम आदमी होते हुए, वो जो छवि है मोरपाल सुमन की, वो कैश नहीं कर पाया भाजपा वसुंधरा राजे के नेतृत्व में। अच्छा सर, लगातार जो मीडिया में चल रहा है वो एक ये चीज भी चल रही है कि अभी वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, तो उस ये और उसमें एक उपचुनाव हार जाना, एक उपचुनाव को हार जाना 2028 की एक तस्वीर नेगेटिव सी तय कर देता है बीजेपी के लिए। क्या आपको भी ये लगता है? बीजेपी के लिए नहीं, आप ये समझिए, भाजपा वो अभी फुल पावर में है और उसके पास, सरकार के पास में अभी आगे 3-3.25 साल काम करने के लिए है, तो उससे अब चुनाव का खेल तय होगा। जो पॉलिटिकल पंडित, तमाम पुराने लोग, आप हम जो सब समझते हैं, अक्सर कर ये स्ट्रेटेजी में देखा गया है और आजकल तो फैशन सा बन गया है सरकारों का कि शुरुआत के 1 से 2 साल में ज्यादा काम नहीं होता, जबकि बघेल सरकार में तो लगभग जो पुराने टारगेट से 5 वर्षों के ज्यादा दावा करती है सरकार, वो अचीव कर लिए गए हैं 5 वर्षों वाले। जो पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत के समय जो काम किए गए थे वो अचीव कर लिए गए 2 वर्षों के अंदर, शुरुआत के 2 सालों के अंदर, और अभी तो 3 साल पूरे बाकी है काम करने के लिए। और जो राइजिंग राजस्थान समिट, ईआरसीपी, तमाम बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं भी आ गई है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, वो तमाम चीजें और भाजपा के पास में प्रचार करने के लिए है। तो 2028 का चुनाव तो बहुत दूर है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये वसुंधरा राजे के लिए तो एक बड़ा और स्टेप बैक है। पहले ही उनको भाजपा ने काफी पीछे किया प्रदेश के अंदर, और ये और एक सीधा स्टेप बैक है। वसुंधरा का जो जादू है वो उन्हीं की खुद की जमीन से खिसकते हुए, कम होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, एक उपचुनाव में चलिए ठीक है बीजेपी नहीं कर पाई फतेह, लेकिन बिहार में बड़ी जोरदार जीत तय कर रही है बीजेपी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एनडीए गठबंधन बिहार में भाजपा तो लगभग आप ये समझिए जैसी थी वैसी कमबैक कर रही है, परफॉर्मेंस अपनी दोबारा रिटेन कर रही है, लेकिन असल में कमबैक जेडीयू का हुआ है, जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, लोकल बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार है, 40 से सीधे 80 सीट पहुंच गए हैं, बड़ा नंबर है, सीधे जंप मारा इतना जबरदस्त, और जो ब्लास्ट हुआ है, एकदम फट गया मामला वो जन स्वराज का, पीके कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, 0, और वायरल प्रत्याशी मनीष कश्यप तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गए। तो बड़ा ही गजब का रिजल्ट बिहार के अंदर भी देखने को मिला है। भाजपा दोबारा से सत्ता में पहुंच रही है, बड़ी मजबूती से पहुंच रही है। उसी मजबूती के साथ में बस डर एक सता रहा है भाजपा को कि नीतीश ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो नीतीश बाबू फिर से पलटी मार जाए तो गेम ही खराब हो जाएगा। अच्छा सर, गेम पलटी मारे चाहे नहीं मारे, लेकिन आपको क्या लग रहा है नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उनको इतने लंबे समय से बनता है, बिहार के लोगों के मन में सवाल है। देखिए, अगर आप 2 तरह से बात कीजिए, पहले तो नंबर्स और आंकड़े के हिसाब से बात कर लीजिए। नीतीश कुमार के पास में कम नंबर्स थे, तब वो वहां पर सीएम बन गए। अब नीतीश के पास में ज्यादा नंबर हैं, अब तो नीतीश कुमार चाहेंगे तो अपनी मौसी को सीएम बना देंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को कौन रोक पाएगा? लेकिन हाँ, ये क्या तय होता है ये तो एनडीए तय करेगा पूरा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? क्योंकि देखिए अभी 14वां जो 15th राउंड की काउंटिंग आ गई है, भी बस वही देख रहे थे। 55,000 पर वो है प्रमोद जन भाया, 41,000 पर कुछ नरेश मीना है। तस्वीर पूरी साफ सी हो गई है अंत उपचुनाव की। फिर भी आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ वजह रही हार की? क्या कुछ गेम हुआ? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।